सो गाइस, जैसा कि हमने देखा सभी तियाशन एकेडमी के डिसेबल अंडरग्राउंड इमोर्टल सिटी के अंदर इकट्ठा हो गए थे, पर उस जगह पर एक प्रोटेक्शन एरिया मौजूद था जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। शियाओ ने अपनी एनर्जी से उस एरिया को खोलने की कोशिश की, तभी वहाँ गार्डा पहुंचे। उन्होंने बताया कि सिर्फ एशियन इमोर्टल के ट्रू ब्लड प्रैक्टिशनर ही अंदर जा सकते हैं। सिर्फ किरिन बिस्ट ही अंदर जा पाया था, पर उसने रिक्वेस्ट की और बाकी सभी तियाशन एकेडमी के डिसेबल को भी अंदर आने की परमिशन मिल गई। सभी खुश थे, उन्हें लगा कि अब वे यहाँ खजाना ढूंढ पाएंगे। पर जब उन्होंने हर कोना कोना चेक किया तो वहाँ कुछ खास नहीं मिला। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस महान अवसर में हमारे लिए कोई ट्रेजर क्यों नहीं है। तभी शियाओ ने लिटिल बनी की बात मानकर ट्रेजर बॉक्स से बाहर निकाला और उसमें से एक 8 ट्रेजर टर्टल बाहर आया। वो बहुत प्यासा था, वह सबको डिवाइन वाटर तक ले गया। सभी जल्दी जल्दी पानी पीने लग गए। तभी 8 किंग सामने आया। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि ये सब उसके स्नान करने का पानी पी रहे थे। उसने काओ युशेंग को एक जोरदार मुक्का मारा। पर्पल सन भी उल्टी सी हालत में आ गया। लिटिल बनी कहती है, अच्छा हुआ कि मैंने गंदा पानी नहीं पिया। 8 किंग बोला, तुमने जिस पानी को पिया वो वाकई एक प्रेशियस लिक्विड था, क्योंकि इसके अंदर ये राजा अपनी डिवाइन बॉडी से नहाता था, इसीलिए यह तुम लोगों के लिए एक वरदान था। शियाओ उसकी ताकत देख पा रहा था। काओ युशेंग अभी भी चक्कर में था। उसने कहा, कमीने छोटे छोकरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की और हमें नहाने का पानी पिलाने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगा। और उस पर हमला करने बढ़ा, पर शियाओ ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। यह कोई मामूली चींटी नहीं है, बल्कि स्काईहोर्न एंट है। इसके पास जितनी ताकत है उतनी किसी असली ड्रैगन में भी नहीं हो सकती, इसीलिए उसके मुक्के को अपमान समझ लेना ठीक नहीं है। काओ युशेंग हैरान रह गया, ये स्वर्गीय सींग वाली चींटी है। पर्पल सन और बाकी सभी डिसेबल भी हैरान हो गए। ये सब उस 8 किंग के पीछे उसकी असली स्काईहोर्न वाली बॉडी देख पा रहे थे। लिटिल बनी कहती है, वाकई इसके पास एक भयानक ताकत है। यह प्रीमोडियल स्तर की 10 इविल बिस्टों की लाइनेज में से एक है, जिसे हेवनली हॉर्न एंट या स्काई हॉर्न चींटी कहा जाता है। मगर मैंने सुना है कि हजारों साल पहले हुए इमोर्टल एशियन वॉर के दौरान मारे गए थे और लुप्त हो गए थे। इसी बीच तियाशन एकेडमी की एक डिसेबल उस एंट किंग के पास आकर पूछती है, लिटिल एंट, तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ हैं? पर एंट किंग अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, मैं एंट किंग हूँ, मैं सैकड़ों सालों से जिंदा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। काओ युशेंग के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह शियाओ से कहता है, अगर हम इस 8 किंग को वश में कर ले तो हमारे पास एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ वाला शख्स होगा और हमारी टीम और भी मजबूत हो जाएगी। वह हंसने लगता है। एंट किंग यह सब सुनकर गुस्से में कहता है, मोटे आदमी, तुम आखिर क्या बकबक कर रहे हो? संभल कर रहा करो, वरना मेरा अगला मुक्का तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। काओ युशेंग डर कर शियाओ के पीछे छिप जाता है और कहता है, तुम्हें किस बात का घमंड है? मेरा भाई तुम्हें आसानी से हरा सकता है। 8 किंग गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ और बेहतर यही होगा कि तुम तमीज से पेश आओ। तभी वहाँ तीनों इमोर्टल सिटी के गार्डियन आ जाते हैं। वो कहते हैं, हमने एक और रॉयल इमोर्टल एशियन ब्लड लाइन की उपस्थिति महसूस की है। वो आखिर है कहाँ? लिटिल बनी के पास मौजूद किरिन बिस्ट हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, वो मैं हूँ। अब वो तीनों गार्डियंस बताते हैं, हमारे इस अंडरग्राउंड पैलेस के अवसर और ट्रेजर्स हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही मिलेंगे, लेकिन जो असली कोर इनहेरिटेंस यानी विरासत है वो सिर्फ इमोर्टल एशियन ब्लड लाइन वाले 2 पेटिशनर को ही प्राप्त हो सकती है। इतना सुनकर लेन जियान आगे बढ़ती है और कहती है, सीनियर्स, हमारी दुनिया पर जल्दी फॉरेन रियल्म के लोग हमला करने वाले हैं। एक बड़ा युद्ध आने वाला है, इसीलिए अभी ब्लड लाइन पर ध्यान देना व्यर्थ होगा। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हमारे लिए रास्ता खोलें ताकि हम सबको भी ट्रेजर पाने का मौका मिले। गार्डियंस उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वे कहते हैं, युद्ध के समय हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोच सकते, इसीलिए तुम सबको इस टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाती है। इसके बाद उनमें से एक गार्डियन आगे बढ़ता है। वो एक एशियन स्पीयर निकालता है और उससे ओरिजिनल कोल्ड्रोन ग्राउंड को एक्टिवेट कर देता है। उस ग्राउंड पर थी मदर ऑफ ओरिजिन कोल्ड्रोन, जो स्काईहोर्न एंड क्लेन का सबसे छुपा हुआ और पवित्र ट्रेजर था, जिसमें पूरे स्पेस जैसी शक्ति समाई थी। अब वो तीनों गार्डियंस, 8 किंग और बाकी सभी डिसेबल्स उस विशाल जगह पर आ गए थे। गार्डियंस कहते हैं, तुम सब जिस कढ़ाई को जमीन के बीच में देख रहे हो वो प्रीमोडियल मदर कोल्ड्रोन है, जो इमोर्टल एशियन एरा का सबसे पुराना अवशेष है। तुम सब में से जो भी इसे उठा सकेगा उसे 8 क्लेन की कोर इनहेरिटेंस यानी असली विरासत प्राप्त होगी। 8 किंग मुस्कुराते हुए कहते
कहता है ये मेरे एंड क्लेन का रॉयल वेपन है, इसे उठाने की तो दूर की बात है, तुम में से कोई इसे छू भी नहीं पाएगा। जो इसे छूने की कोशिश करेगा वो सीधे दूर जा गिरेगा। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आगे आती है, वो क्यूगो के साथ आई थी। वो आत्मविश्वास से कहती है मैं इस कढ़ाई को उठाना चाहती हूँ। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। जैसे ही वो मदर कोल्ड्रोन की तरफ बढ़ी, उसके कदमों के नीचे से हर तरफ पौधे उगने लगे। शियाओ ये देखकर हैरान रह गया। वो सोचता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस मोंग डा जूटो के अलावा भी कोई मेरी थंडर एम्ब्रेस सील को तोड़ पाएगा। ये लड़की बहुत कम उम्र की लगती है, पर इसने मेरी सील को तोड़ दिया और यह यहाँ आ गई। उस लड़की का नाम था लू होंग, जो लाइफ इमोर्टल सीट की मास्टर थी। उसकी पावर वॉइड दाओ रियल तक पहुंच चुकी थी। कहा जाता था कि लू होंग लू फैमिली की सबसे चमकदार मोती है। वो परिवार हजारों सालों से अस्तित्व में था और अब तक किसी ने भी लू होंग का असली रियल में फॉर्म नहीं देखा था। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर भी मानते थे कि वो सबसे टैलेंटेड प्रैक्टिशनर में से एक है, जो डिवाइन पाथ के लाइफ डीटी पोजीशन तक पहुंचने की काबिलियत रखती है। अब लू होंग उस कढ़ाई के पास पहुंच चुकी थी। वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती है और पूरी शक्ति से उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो बेहद भारी थी। उसने अपनी पूरी पावर झोंक दी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया और हवा में उसकी एनर्जी गूंजने लगी। अचानक आसमान में हरे बादल छा गए और उनके बीच से तेज बारिश होने लगी। वो बारिश साधारण नहीं थी। उसकी बूंदों से कई सारी बेलें उग आई जो उस कोल्ड्रोन को पूरी तरह लपेटने लगी। लू होंग अब अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसके चारों तरफ की ऊर्जा लगातार हिलने लगी थी, पर तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। तेज रोशनी के साथ वो सारी बेलें बिखर गई और पूरा ग्राउंड हिल उठा। शियाओ सोचता है ये लड़की जितनी बाहर से खूबसूरत और नाजुक दिखती है, असल में उतनी ज्यादा फियर्स है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में लिटिल बनी की तरह एक और लड़की मौजूद होगी। लू होंग से सांसें संभालते हुए कहती है मैं इस कढ़ाई को 1 इंच भी नहीं हिला पाई। गार्डियन जवाब देता है तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कढ़ाई के सामने तुम एक धूल के कण के बराबर भी नहीं हो। ये कढ़ाई इतनी शक्तिशाली है कि यह हर डिवाइन एबिलिटी और टेक्निक्स को बेअसर कर देती है। इसे सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उठाया जा सकता है। एट किंग आगे कहता है बेहतर होगा कि तुम सब हार मान लो। मैं भी इसे अब तक उठा नहीं पाया हूँ और शायद अडल्ट होने के बाद ही इसे उठाने के काबिल हो पाऊँ। लू होंग कहती है सीनियर ये कढ़ाई एक इमोर्टल वेपन है और आप हमसे इसे उठाने को कह रहे हैं। क्या ये हमारे लिए कुछ ज्यादा एक क्रूर टेस्ट नहीं है? गार्डियन जवाब देता है ये असली कढ़ाई नहीं है, बल्कि उसका सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। असली कढ़ाई को तो इमोर्टल एशियन वॉर के दौरान ही कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। अगर तुम उसके असली रूप के संपर्क में आती तो अब तक तुम्हारी मृत्यु हो चुकी होती। सभी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। शियाओ कहता है वाकई ये 10 इविल क्लेन्स में से एक होने के पूरी तरह योग्य है। सालों पहले एक एशियन इमोर्टल को प्राचीन अमर खंडरों में एक हेवनली हॉर्न्ड एंट का घोंसला मिला था। उसमें कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने यहाँ अल्टीमेट पावर टेक्निक, जिसे सुप्रीम टेक्निक भी कहा जाता है, उसमें इसी जगह पर महारत हासिल की होगी। और इस एंट किंग के माथे पर जो सिंह है वो उसी टेक्निक से उगे होंगे। पर्पल सन कहता है मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ इसे उठाने की। लेन जियान भी उसके साथ जुट जाती है। दोनों अपनी पूरी स्पेस पावर को मिलाकर कढ़ाई को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो जरा भी नहीं हिलती। अब चांग गोंगयान, लिटिल बनी, काओ यूशेंग और बाकी तियानशिन एकेडमी के डिसेबल भी अपनी पूरी एनर्जी लगाकर कोशिश करते हैं, पर नतीजा वही, कढ़ाई बिल्कुल नहीं हिली और उनकी ऊर्जा को पलटकर दूर फेंक देती है। अब डा जूटो सामने आता है। वो अपने सीक्रेट मंत्रों से बनी चेन से कढ़ाई को उठाने की कोशिश करता है, पर वो कढ़ाई उसके मंत्रों को पल भर में धूल में मिला देती है। फिर क्यूक्यू अपनी बारी में अपने जायंट क्लो से कढ़ाई को पकड़ता है, पर वो उसकी पूरी ताकत सोख लेती है और वो जमीन पर गिर जाता है। क्यूगो थके हुए स्वर में कहता है हमारी इस जनरेशन के सभी टैलेंटेड लोग इस कढ़ाई को उठाने की कोशिश कर चुके हैं, पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इससे साफ है कि हम इमोर्टल एशियंट्स से बहुत कमजोर है और आने वाली जंग में हमारी दुनिया शायद बच ही ना पाए। गार्डियन मुख कहते हैं इतनी जल्दी निराश मत हो। ये प्रीमोर्डियल मदर कोल्ड्रोन सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को ही मापती है। तुम अब अपने अपने फील्ड में नायाब हो और वैसे भी सिर्फ स्काई हॉर्न एंट्स ही इसे उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी ताकत ट्रू ड्रैगन से भी ज्यादा होती है। इसीलिए अपने आप को कमजोर मत समझो। क्योंकि झुककर उनकी बात के लिए शुक्रिया अदा करता है। गार्डियन फिर कहते हैं यहाँ कोई और है जो इस कढ़ाई को उठाने की कोशिश करना चाहता हो। एट किंग ताना मारते हुए कहता है तुम सब सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाओगे। इस कढ़ाई को उठाना सिर्फ मेरे नसीब में लिखा है, बाकी कोई इसका भार झेल भी नहीं सकता। लेकिन तभी एक तेज रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। सबकी नजरें मुड़ती है। वो था शियाओ, जो अपनी पूरी पावर से उस फर्नेस को उठाने की कोशिश कर रहा था। जमीन उसके बाहर से दरकने लगी थी और कुछ ही पल में शियाओ ने उस कढ़ाई को जमीन से ऊपर उठा
दिया। एट किंग दंग रह गया। कढ़ाई का भार इतना ज्यादा था कि पूरा ग्राउंड हिलने लगा था, पर शियाओ की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी कि वो अब किसी भी चीज को उठाने की काबिलियत रखता था। सभी लोग हैरान होकर उस नजारे को देख रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।